आज निजीकरण क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे मकसद क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। Today I'll be discussing about privatization and in particular about the defense sector. The last year during the pandemic time, when the government was to manage the corona or COVID-19, that was not the time to privatize the airport, defense, or to open the defense department the limit of FDI. Before that, the limit of FDI was less than 49%. But government increased it so that defense sectors, and our defense sector is very, very huge. It can be privatized. And that is precisely now is going to happen. पिछले वर्ष जो कोरोना के समय, जब कोरोना का प्रबंधन होना चाहिए था, इसके इलाज और टेस्टिंग का, हॉस्पिटल, बेड, ऑक्सीजन का प्रबंध करने का, तो सरकार ने कृषि कानून लाए, एयरपोर्ट का निजीकरण का प्रावधान बनाया और डिफेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ाई। तो भाई, तो लॉकडाउन में दुनिया के किसी भी सरकार ने लोगों को राहत देने का कार्य किया, न कि अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए या नौकरी खत्म करने के लिए। उस समय करोड़ों मजदूर रास्ते पर थे और इतने क्रूर तरीके से भारत को बंद किया गया था कि ऑल ऑफ सडन पूरा देश का चक्का जाम। जो जहां रहा वहीं महीनों तक रहा। कितने मुश्किलों से गुजरे लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई, व्यापार तबाह हो गए। ऐसे समय में सरकार को लोगों के हाथ में नकदी देना चाहिए था, खाने की व्यवस्था करना चाहिए था। कम से कम एक हफ्ते में के नोटिस पर लॉकडाउन करना चाहिए था। जब 500-600 ही कोरोना के उस समय मरीज थे, लेकिन इस देश के जो हुक्मरान हैं अपने आप को सम्राट समझते हैं। किसी से पूछना, न किसी से सलाह लेना, और टेलीविजन पर आकर के अचानक घोषणा कर देना कि पूरा देश हम बंद करते हैं। ऐसे समय में सूत्रपात हुआ रक्षा विभाग का निजीकरण का, और अब पॉलिसी आ गई कि पूरे रक्षा विभाग को 7 भागों में बांटा जाएगा। अब जब छोटे छोटे हो जाएंगे तो जिस तरह से एक एक करके एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, रेलवे स्टेशन बेचा जा रहा है, वैसे इसको भी बेचा जाएगा। यानी इनका मकसद है अंबानी, अनिल अंबानी को जिस तरह से फायदा पहुंचाया, जिसकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी न हुआ हो, और उसको 30,000 करोड़ का व्यापार दे देना राफेल के मामले में। तो अनिल अंबानी को या अपने किसी मित्र को पूरा डिफेंस सेक्टर सौंपना होगा, जबकि डिफेंस में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। रेलवे के बाद में सेकंड में डिफेंस है। 8-9 लाख लोग काम करते हैं। धीरे धीरे इनका नौकरी खत्म। इसका विरोध करना चाहिए। अभी मैं कलकत्ता में SC/ST एसोसिएशन के लोग से बात कर रहा था, ट्रेड यूनियन से बात किया। हम कहा, मित्रों, इसको तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक समाज से इस मुद्दे को जोड़ा नहीं जाता। अब ट्रेड यूनियन प्रभावशाली नहीं रह गए। नो लॉन्गर ट्रेड यूनियंस हैव इम्पैक्ट ऑन द गवर्नमेंट because the number of employees or laborers or workers have reduced. Number 2,
They live in colonies and private houses and government campuses. So they do not have link to the society to send a message against the government to vote against. So what happened? The voting capacity has not been there with them now. And that's why government is not afraid. What we do, what Parisang does, is that we have a capacity. Our Parisang is spread across the country. And social activists, political workers, common people, retired employees, of course, working employees are the backbone of the Confederation, SC/ST Confederation, and they have potential to convey to the society that what the government is going to do. So that's why this issue can be fought by us, not by any individual, trade union or association, maybe Kosipur gun factory or OLF Dehradun ordinance, Muradnagar or Jabalpur, whatever. So what happened is that all of them should come together with us. We will take it to the society. समाज को में ले जाएंगे, तब जाके डिफेंस सेक्टर को हम बचा सकते हैं, वरना नहीं बच पाएगा। तो ये सरकार नौकरी खत्म कर रही है, रिजर्वेशन खत्म कर रही है, एम्प्लॉयमेंट खत्म कर रही है। हमारे जो संगठनों में कुछ एम्प्लॉइज हैं और बुद्धिजीवी हैं, वो मीटिंगें करेंगे, ब्राह्मणवाद को बड़ा गाली देंगे, झूठ बोलेंगे। कुछ ऐसे नेता हैं झूठ बोलेंगे कि मैं इस जज के साथ में ये ललकारा वो ललकारा। कुछ तो ऐसे फर्जी हैं, कहते हैं कि मैं तो विदेश गया, ये कर दिया वो कर दिया। और कुछ तो ये कि इतना बड़ा सपना दिखा देना कि हम हुक्मरान बनेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, और वर्तमान के जो अधिकार है चाहे वो खत्म हो भी गए, उसकी न लड़ाई सड़क पर लड़ना, न संसद में, न विधानसभा में, न वो एजेंडा। परिसंघ केवल मुद्दे की बात करता है। जिस तरह से कोई भी सोशल जस्टिस का या जो आम जनता हितों का नेता होगा, संगठन होगा, मुद्दे की बात करना। मुद्दे से पेट भरता है, मुद्दे से घर चलता है, रोजी रोटी से घर चलता है, रोजी रोटी से शिक्षा आती है, रोजी रोटी से दिमाग चलता है, रोजी रोटी से आपके सोच बढ़ती है। जब वही नहीं रहेगा तो झूठ चारों तरफ, लेकिन जनता हमारे लोग गुमराह भी हो जाते। कोई तीखी गाली दे दे, भाषण दे दे, हमारे प्रधानमंत्री भाषण दे के वोट लेते रहे। ये ऐसा देश है भाई, ये ऐसा देश है, इतने भोले लोगों का देश। तो जो डिफेंस का निजीकरण हो रहा है, इसका हमें पुरजोर विरोध करना है। कृषि क्षेत्र को भी हड़पने की कोशिश की जा रही। 25 लाख करोड़ का कृषि बाजार है, जो किसको दिया जाना है? अडानी को दिया जा रहा है। अभी अडानी के कंपनियों में 3 FBI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स मॉरिशस के आए, पता एक, एड्रेस एक, 43,500 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया। अरे भाई, किसका पैसा है वो? तो ये इस देश के अंदर बंदरबाट हो रहा है, और इस देश की जनता भी कसूरवार है। कभी तो कहेंगे अरे तो राहुल गांधी तो काबिल नहीं है, तो कभी ये कहेंगे कि अरे विपक्ष कमजोर है, कभी ये कहेंगे कि मोदी जैसा कोई तगड़ा नेता नहीं है। अरे कोई पहलवानी करना है। यहाँ तो ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो टेलीविजन पर न दिखाई पड़े, अखबार पे न दिखाई पड़े, काम करे और परिस्थिति को बदले। और दूसरी, सरकार यहाँ कमजोर होनी चाहिए। इस भारत में अभी किसी की मेजॉरिटी हो, वो अत्याचार करेगी। तो देश की जनता इतनी भूली भाली, और पढ़े लिखे लोग कहते हैं अरे भाई मोदी का विकल्प क्या है? अरे मोदी का विकल्प तो एक कॉमन आदमी हो सकता,
सवाल इस बात का है कि आप अपनी जिंदगी से मतलब रखते हैं, देश से मतलब रखते हैं, कि महंगाई से मतलब रखते हैं, तो डीजल पेट्रोल से किससे रखते हैं? इससे आपको लेना देना होना चाहिए कि भाषण पर जाते हैं। तो ये ऐसी बात है। ये सरकार अगर टेलीविजन न हो और अखबार न हो तब तो सच्चाई इस देश में कही जा सकती है, वरना हर सच्ची बात झूठी है, हर झूठी बात सच्ची है, हर झूठी बात सच्ची है और हर सच्ची बात झूठी हो रही है। यह दौर है। तो ये जो परिसंघ है इसका समर्थन करना चाहिए, संगठन बनाना चाहिए, फेसबुक से जुड़ना चाहिए। आप शेयर भी करते जाइए, आप लोग शेयर भी करते जाइए। और उसके बाद ट्विटर पर हमारा ऑल इंडिया परिसंघ @ऑल इंडिया AI परिसंघ है, उस ट्विटर पर जाके ट्वीट करिए और फेसबुक पे जुड़िए, इसको दूर दूर तक फैलाइए। मेरा जो पर्सनल ट्विटर है @dr_उदित राज, तो उस पर ट्विटर पर जाकर के आप फॉलो करिए और कमेंट लिखिए, रीट्वीट करिए। तो जो थोड़ा बहुत स्पेस हमें 15, 20, 25% सोशल मीडिया को मिला है, बाकी स्पेस तो टेलीविज़न चैनलों का है। आज ABPP ने मेरा इंटरव्यू किया, तो विषय था कि सभी दलों का एक मीटिंग बुलाना जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। आश्चर्य हुआ मुझे, हम कहा विषय क्या है? सरकार ने कोई बस केवल हवाई है, इसलिए कि कोरोना में जो 40-50 लाख लोग मरे, वो बात दबे किसी तरीके से और दूसरे मुद्दे हावी हो जाए, कभी हिंदू मुसलमान का, कभी अब्बास का, कभी ट्विटर का। कभी ट्विटर का तो खूब दुरुपयोग किया, उपयोग किया भारतीय जनता पार्टी RSS ने, लेकिन जब आम जनता उपयोग करने लगी, ट्विटर प्लेटफॉर्म पर आ गई, तब तो ट्विटर पे गड़बड़ी दिखने लगी। जब तक इनका नियंत्रण था तब तो कोई बात नहीं। तब इन्होंने लगा कि वहाँ पर कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए, नोडल ऑफिसर होना चाहिए, हमारे IT एक्ट को लागू मानना चाहिए। अरे भाई, ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अब ये लोग गंदगी मचाएं, माँ बहन की गाली दें, हिंदू मुसलमान करें, उस पर सरकार ऑब्जेक्ट न करे तो ट्विटर कुछ नहीं करेगा। अगर विपक्ष का या एक कॉमन आदमी अगर सही बात भी करे, सरकार लिख के दे दे और सरकार कह दे कि ट्विटर पर एक्शन लेना चाहिए इस कानून के तहत। कानून तो वो मकड़ जाल है, सदियों से कानून वो मकड़ जाल है कि बड़ी बड़ी मछलियां जाल तोड़ करके कानून को निकल जाती हैं, छोटी मछलियां फंस जाती हैं। तो ये हो रहा है इस समय। तो मैं पूरे देशवासी से कहूंगा कि निजीकरण का विरोध करना चाहिए और डिफेंस सेक्टर का विरोध तो निजीकरण तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। और बड़े दुख की बात है कि सरकार को ये संपत्ति बेचने का, अरे एक पूंजीपति को पकड़ ले, चाहे अनिल अंबानी का लोन हो, चाहे आपका दूध का लोन हो या अडानी का लोन हो, जो बैंकों का कर्ज लिया है लौटा नहीं रहे, वही वसूली कर दें तो भी लाखों करोड़ आ जाएगा। इनको चाहिए वो व्यवस्था जो 100 साल पहले थी, 80 साल पहले थी। और इनको राजनीतिक सत्ता की सामर्थ्य संप्रभुता नहीं चाहिए, धर्म की चाहिए, और इनके विचार का संप्रभुता चाहिए। और जब ये संप्रभुता राजनीतिक संप्रभुता से ऊपर हो जाएगी तो सब कुछ इनका आ जाएगा, जो इस देश के मनुवादी मानसिकता और सवर्ण लोगों के हाथ में आ जाएगा। SC ST OBC माइनॉरिटी के पास कुछ नहीं होगा। यह इनका चाल है। इसीलिए चाहते हैं कि देश गरीब रहे, निर्धन रहे, कमजोर रहे, लेकिन
सारी चीज इनके हाथ में रहे। आज ही पढ़ रहा था, अरुण मिश्रा ने जिस तरह से जजमेंट दिया है, 6-7 जजमेंट अडानी के पक्ष में, और 20,000 करोड़ रुपए का फायदा अडानी को पहुंचाया। अरुण मिश्रा को इनाम क्या दिया गया कि वो ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन बने, और रंजन गोगोई को राज्यसभा का मेंबरशिप, राज्यसभा का सदस्य बना करके रिवॉर्ड किया गया। ये हालत है। एंड लोग कहते हैं कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, जांच होना चाहिए सीबीआई में से और इनकम टैक्स से, ईडी से और न्यायपालिका से। ठीक है, लेकिन कुछ मामले में नहीं करना चाहिए। जैसे अयोध्या में इस समय चोरी किया है, आप वहां जाएंगे तो हो सकता है उल्टा पड़ जाए। कुछ मामले हैं जो जनता के अदालत में लड़े जाना चाहिए, न्यायपालिका से नहीं मिलेगा बल्कि उल्टा हो जाएगा। क्या हुआ राफेल में? राफेल में यही हुआ, 500 करोड़ का राफेल 1600 करोड़ में आया। अगर न्यायपालिका में न गया होता, मोहर न लगती न्यायपालिका में, तो लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो देश की जनता तो नहीं समझती ना कि न्यायपालिका है, जजेज हैं, ये न्याय देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ मुद्दों पर तो जाना ही नहीं चाहिए, सीबीआई की मांग करना ही नहीं चाहिए, जांच की और अदालत की। यह स्पष्ट होना जाना चाहिए, वो जनता के अदालत में होना चाहिए और उस फैसला आएगा, चुनाव के समय में आएगा। तो जो निजीकरण किया जा रहा है, स्पष्ट रूप से आरक्षण खत्म करना, नौकरी खत्म करने का काम है। बड़े पूंजीपतियों को इस देश में बढ़ावा देना। बड़े पूंजीपति का नियंत्रण अखबार में है, टेलीविजन पर है, और उनके पास पैसा है। चुनाव उनकी पैसे से लड़ा जाता है और सत्ता उनके हाथ में हमेशा रहेगी। तो मीडिया के बारे में कहा जाता है, मीडिया वांट्स टू प्रूव an innocent, it can prove that innocent person as a criminal and criminal as an honest person, as an innocent person. That power media has, and that is precisely media is doing now. This is what is doing. And I say that what you watch on debates and television, please don't trust, don't believe whatever is written in the newspaper, don't read, don't trust it. Except few. This is what precisely happening in this country. So we vehemently oppose privatization of defense sector. And of course, this is the way the MTNL was done, the way other departments were done. In similar way, the government is moving. So not declaring the intention, but the intention is to sell out the defense sector to their friends, their well-wisher, and finish the गवर्नमेंट जॉब्स। दिस इज व्हाट आई हैव टू से कि इसको समाज का मुद्दा बनाइए। और जो लोग एसोसिएशन बनाए हुए हैं, चाहे रेलवे में कहीं बना करके परिसंघ को कमजोर किया, जो कि वहाँ पर इनका नेतागिरी एक छत्र रहती है, वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं, जो थोड़ा बहुत फंड आता है उसके मालिक होते हैं, काम भी कम करना पड़ता है। यहाँ आएंगे तो सोचते हैं कि इनके अहंकार को चोट लगेगी और किसी और के नीचे काम करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे जो परिसंघ है, संगठन है, हम लोग सभी और SC/ST संगठनों को और ट्रेड यूनियन को मजबूत करते हैं, हम ताकत देते हैं। हमारा खुद का अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन है, संगठनों के संगठन है, जब तो हमारा नाम है इस तरह से संगठनों का संगठन। तो हम इसको समाज से जोड़ते हैं। और बैंक हो, बैंक जैसे बैंक है, इस समय बैंक का निजीकरण हो रहा, तो बैंक के लोग जैसे एक्टिव हैं, मिस्टर आलोक हैं, हरिओम मीना हैं, हमारे RK कलसोत्रा जी हैं और विनोद कुमार जी हैं, तो हमारे ओम सुधा साथी हैं जो उनसे लाइजन करके बैंक के जो रिटायर्ड लोग हैं और भी एसोसिएशन में, उनसे भी कहना चाहूँगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो तैयार किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस प्लेटफॉर्म पर आएँ, इस मुद्दे को समाज से इंट्रोड्यूस करें। जब समाज से इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हमारी समस्या का तभी समाधान हो सकता है, वरना समाधान संभव नहीं है। तो निजीकरण की लड़ाई इसी तरीके से लड़ी जा सकती है। और दूसरा, निजीकरण की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती जब दल नहीं लड़ पा रहे हैं। 2 अप्रैल 2018 को हमारी जीत होती है। 7 साल में मैं कह सकता हूं कि
एक ही ऐसा मौका है जहां सरकार को झुकना पड़ा। हम पासवान जी अभी हैं नहीं हमारे बीच में, हम पासवान जी, रामदास आठवले जी, हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिलने गए, और जो 20 मार्च का सुप्रीम कोर्ट का 20 मार्च 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था जिसमें SC/ST एक्ट को कमजोर कर दिया गया था, फिर 5 मार्च 2018 को एक रोस्टर सिस्टम यूनिवर्सिटीज के बारे में आया था, उसमें भी रोस्टर सिस्टम में बड़ा लॉस हो रहा था। मिलने गए तो मोदी जी ने कहा अरे कोई जल्दी तो है नहीं, देखेंगे सारा चीज, यानी कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं रही है। पार्लियामेंट में हम लोग मिलने गए, और उसके बाद जब 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हो गया तो यही सरकार, पहले बार सरकार डरी है, दोनों के लिए अमेंडमेंट लाई है सरकार, दोनों के बार 7 साल में और कोई काम नहीं हुआ, और उसी में सबसे ज्यादा मेरे बीच और बीजेपी के बीच में खटास बढ़ी। अब खटास बढ़ी है चूंकि भारत बंद का मैंने अगुवाई किया था, उस समय तो पासवान जी ने विरोध किया था, ये तथाकथित वामसेफी इन्होंने भी विरोध किया था, समर्थन नहीं किया था, और मायावती जी का तो खैर विरोध करने का मतलब नहीं था, बल्कि मायावती जी ने, पासवान जी ने भारत बंद का विरोध किया था, और मैंने भारत बंद की अगुवाई किया था, और बहुत और लोगों ने अगुवाई किया था। उसी दिन झगड़ा हुआ मेरा, कहा कि आप कैसे सांसद हैं जो जिस पार्टी में रहेगा उस पार्टी के खिलाफ में आप भारत बंद करा रहे हैं। हम कहा बिल्कुल बंद कराएंगे भारत, और बंद हुआ, उसका परिणाम आया, दोनों हमारे दुरुस्त हुए। अभी कुछ लोग कहेंगे, भाई तमाम सारे लोग कहेंगे कि अरे तो बहन मायावती जी के खिलाफ में है, मैं कभी कोई खिलाफत नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात मैं कह दे, जब 9 MLA अखिलेश यादव जी से मिलने जाते हैं तो मायावती जी चढ़ बैठती हैं अखिलेश यादव जी को बुरा भला कर। जब BSP के MLA भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के कैंडिडेट को जब वोट देते हैं तब तो मायावती जी बड़ी खुश होती हैं, कभी विरोध नहीं किया बीजेपी का। यानी BSP का कार्यकर्ता MLA समाजवादी पार्टी में जाए, कांग्रेस में जाए तो कांग्रेस बुरी, समाजवादी पूरी, लेकिन बीजेपी में जाए तो ठीक है। आप बताइए कि कभी ऐसा हुआ हो जो बीजेपी में BSP का कार्यकर्ता गया हो? बहुत लोग हैं, एक नहीं कई लोग हैं जो MLA गया हो, नेता गया हो, मायावती ने बीजेपी के खिलाफ झंडा बुलंद किया हो, कर ही नहीं सकते। ये देश को मानना पड़ेगा, समाज को मानना पड़ेगा, ये मिशन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अगर पूरा BSP विलीन हो जाए, मायावती जी एक जो के मुंह से एक जबान नहीं निकलेगी। यही मायावती जी थे जब मुख्यमंत्री थी तो 17 या 18 गन्ना मिलों का निजीकरण किया था। SC/ST एक्ट 2007 में इन्होंने खत्म किया था, और यही परिसंघ था, हम ही तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर के चैलेंज करके SC/ST एक्ट को बचाया है। लेकिन कुछ अंधभक्त इधर भी है, ऐसे अंधभक्त हैं तो कि वो अभी भी नहीं समझ पाते। तो आप सवाल करिए कि जब अखिलेश यादव से मिलने MLA जाते हैं समाज BSP के, और इससे पहले आपने निकाल भी दिया है, तो आप अखिलेश यादव के पीछे पड़ जाते हैं। जब आपका MLA बीजेपी में जाए या बीजेपी को वोट दे तब तो आप कभी भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत नहीं करती। ये अभी ताजा उदाहरण, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो चीज कसौटी पर खरी उतरे उसी का विश्वास करना चाहिए। मेरी बात भी विश्वास मत करिए, किसी की बात का विश्वास न करिए, लेकिन तथ्य तो देखिए। ट्रस्ट व्हाट इट इज वेरीफाइबल, व्हाट इट कैन बी वेरीफाइड। वेरी रिसेंटली 9 MLAs of BSP met and they were expelled, met Akhilesh Yadav, and so Mayawati vehemently opposed, criticized, slammed on Akhilesh Yadav. But the same MLA, if they vote for BJP candidate for Rajya Sabha or they join BJP, then Mayawati would never criticize BJP. It has never. Why is it so? So what I am saying is that apply your mind. Until it is verified or verifiable, don't trust. What I am saying is this is true.
if the whole BSP is swallowed or the whole BSP joins BJP, Mayawati would not say anything. Why is it that when the BSP workers and MLA they join Congress, Samajwadi Party, other party, then she attacks them? And this is the reality. So what we have to do, we have to oppose. तो मैं पूरे देश के लोगों से कहूँगा कि जो ट्रेड यूनियन हैं, जो सामाजिक विचारधारा के हैं, कि भाई निजीकरण का विरोध हमें करना है। हम डिफेंस सेक्टर का निजीकरण नहीं देंगे। डिफेंस सेक्टर के जितने एसोसिएशन हैं उन लोगों को मैं कहूँगा कि हमसे वो संपर्क करें और इसकी लड़ाई समाज में ले जाके लड़ेंगे। केवल वहाँ का वहीं लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। यही आप लोगों से कहना है। धन्यवाद।